नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है करंट चाचा के इस एपिसोड में। 12 अगस्त, आइए आज देखते हैं कि पेपर में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहा होगा। खैर, आपको ये चीज बता दें कि ये क्लास जो भी हो रही है ये रिकॉर्ड की गई है। हालांकि ये क्लास लाइव होती है। कुछ एक कमिटमेंट थे जो कि शायद आप लोग के लिए ही बेहतर करने के लिए कुछ चीजों को था। तो एक आना जाना बस कहीं पे लग गया था, इसी वजह से क्लास आपकी नहीं हो पा रही है। जो लाइव होती है ये रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि हमारा एक प्रण है कि जब तक आई एम देयर, दिस करंट अफेयर्स प्रोग्राम दैट आई एम टेकिंग हियर, जब तक हम यहाँ पे कर रहे हैं ये लगभग डेली आपके पास पहुंचेगा। और आज तक ये एक भी दिन नहीं छूटा है ना। जब तक हम हैं, ये पॉइंट हम आपको फिर बोल रहे हैं, तब तक ये आपका चलता रहेगा। तो आइए, आप सभी का स्वागत इस सेशन में। आइए जल्दी से कुछ आपको बता दें। देखिए, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत की, शिद्दत से मेहनत की है। और इनका मोटिवेशन कोई और नहीं, ये खुद अपने आप के मोटिवेशन रहे हैं। वैसे ही फोटोग्राफ हम चाहते हैं कि आप लोग तैयार रखिए और उसके पीछे अपना नाम, रोल नंबर या अपना जो भी पोजीशन आपको चाहिए वो लिख लीजिए। और उसको बार बार देखते रहिए ताकि आपको लगे कि हाँ, मुझे यही अचीव करना है। तो ये लोग वही हैं जो मोटिवेटेड खुद से थे, आप भी हो सकते हैं। और हमारे पास 333 सिलेक्शन हुए हैं। बहुत बढ़िया नंबर है ये। अगर आप देखेंगे तो इतना अच्छा अच्छा लोगों ने यहाँ पे वॉच मिनट्स रखा है। हम आपको बता दें कि अभी एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है जो आज खत्म हो जाएगा। 50% तक ऑफ मिल रहा है ऑन यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन। अगर आप 2024 का लेते हैं तो आपको पड़ता है 48749 का। अगर आप 2025 का लेते हैं तो आपको पड़ता है 66203 का। और ये आपका आज ये ऑफर खत्म हो रहा है, तो जिनको भी लेना है सब्सक्रिप्शन वो ले सकते हैं। अब इस ऑफर को लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस वहां पे लगाना है CMC कोड। आप जैसे ही CMC कोड लगाएंगे आपको ये ऑफर मिल जाएगा। आपको बता दें, आरंभ बैच है हमारा जिसमें टॉप एजुकेटर्स बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाते हैं। ये बैचेस आपके चल रहे हैं ऑलरेडी 9 अगस्त से। अगले हफ्ते फिर नया बैच आएगा, पर आप इसको भी जुड़ सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की पूरी प्रिपरेशन है। और आपको बता दें कि यहाँ पे प्री मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिलती है, कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप सपोर्ट मिलता है, बुक कवरेज आपको पूरा मिलेगा, सारे नोट्स आपको मिलेंगे। तो CMC कोड पर आप ये भी लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। और कहा जाता है कि मौनम सर्वार्थ साधनम। मौनम सर्वार्थ साधनम मतलब मौन सब कुछ साध्य कर सकता है, सब कुछ ठीक कर सकता है। मौन रखना सीखें जिंदगी में, आपको खुद लगेगा कि हाँ, चीजें मेरी सॉल्व हो रही हैं। साइलेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन अचीव एवरीथिंग, and be more towards the silence than to just impose yourself over others। आइए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। उम्मीद है आप बेहतर होंगे और तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आपके पास पहला टॉपिक लिख के आ रहा है, सेंटर सीक्स टू ओवरहाउल द ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉज। ये तो होना ही था। गवर्नेंस का अगर आप टॉपिक लेंगे तो गवर्नेंस के टॉपिक में कुछ चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखी है। अब गवर्नेंस के टॉपिक में एक बहुत बड़ा बदलाव जो देखने को मिलेगा वो ये है कि जो हमारी आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट, इनके तहत जो पनिशमेंट दी जाती थी या इनके एक्ट जो तहत काम होता था, वो उसकी कार्यवाही या तरीका या उसके ऊपर पेनाल्टी जो भी होती थी सब बदला जा रहा है धीरे धीरे। तो बहुत भयानक ये न्यूज आई है सामने। हालांकि अभी ये पास होगा, सब कुछ इस पे चलेगा, पर अभी के लिए आपको बता दें कि 3 बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं। अगर देखें आप थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप में, द भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। अच्छा, नाम भी देखिएगा तो हिंदी में है। इन बिलों का नाम हिंदी में दिया गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हर राज्य इसके साथ खरा नहीं उतरेगा या सही से नहीं मानेगा इसको। और तमिलनाडु से तो ये आवाज उड़ भी गई कि आप इसका इतना हिंदी में नाम क्यों रख रहे हो। तो आज जो भारतीय न्याय संहिता है बिल 2023 पेश किया गया है, जिसमें की कुछ चीजें बदली है, जैसे कि कैपिटल पनिशमेंट एज द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग अगर कहीं हो रही है तो जो दोषी पाए जाएंगे वो कैपिटल पनिशमेंट भी उनको दिया जा सकता है, 10 साल का इंप्रिजनमेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद विमेन ऑन अ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। अगर आप किसी को भुला भटका के अगर कोई फॉल्स प्रिटेक्स्ट पे किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है कि हाँ मैं शादी करूंगा, और वो नहीं करता है, तो इस धोखाधड़ी के लिए भी 10 साल तक की सजा है। However, states that sexual intercourse by a man with his own wife, the wife being not a minor, that means she is above the age of 18 years, is not rape। तो मराइटल रेप को साफ तौर से इस बिल ने अभी तक खारिज कर दिया है। हालांकि ये मसला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो जो वहां का ऑर्डर होगा वो इसमें अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगा। सेडिशन के ऊपर बात की जाए तो सेक्शन ऑन सेडिशन हैज बीन रिपील्ड। सेडिशन को हटा ही दिया गया है। बहुत बड़ी डिमांड आ रही थी सेडिशन को हटाने के लिए, क्योंकि हर जो एक्ट होता था
या हर जो क्रिटिसिज्म होता था वो सरकार को लगता था उसके खिलाफ ही है, तो सेडिशन के लॉ में बेचारे लोग फंस जाते थे और ये डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा था। इट वाज एंटीथेटिकल टू डेमोक्रेसी एंड फंडामेंटल राइट्स। इसको रिपील कर दिया गया, तो एक प्रोग्रेसिव दिख रहा है लॉ। द बिल फॉर द फर्स्ट टाइम डिफाइंस टेररिज्म एंड ऑफेंसेस सच एज सेपरेटिज्म का क्या ऑफेंस हो गया डिफाइन किया है, आर्म्ड रेबेलियन क्या है डिफाइन किया है, challenging the sovereignty of the country which were earlier mentioned under different provisions of the law have now been defined under this bill of भारतीय न्याय संहिता बिल। अभी एक्ट बनेगा तो बहुत चीजें आपके सामने ऐसे भी आएंगी। हम आपको और भी बता दें, द मिनिस्टर एक्चुअली द होम मिनिस्टर वाज इंट्रोड्यूसिंग ऑल दिस। तो भारतीय न्याय संहिता भी इनको इंक्लूड किया है या कल आपको इंट्रोड्यूस किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी किया है, भारतीय साक्ष्य बिल भी किया है, दैट विल रिप्लेस द आईपीसी। तो जो न्याय संहिता है वो आईपीसी 1860 को कर देगी रिप्लेस। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के लिए है, और जो आपका भारतीय साक्ष्य है वो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर देगा। तो सारे ही जो एक्ट आप पढ़ते आ रहे थे वो लगभग बदल दिए जाएंगे। तो जो लॉ के स्टूडेंट्स हो, आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत ये लोग करवा देंगे, अब आपसे सारा सेक्शन से लोग बदल देंगे, या सेक्शन ऊपर नीचे तो हो ही जाएंगे। तो जब सेक्शन ऊपर नीचे होंगे, या देखिए अब दो ही चीज हो सकती है, या तो ये मेहनत ना करे, बस थोड़ी बहुत चीजें बदल दें तो अलग बात है। नाम बदल दिया मतलब रैपर बदल दिया, अंदर का चॉकलेट वही है तो अलग बात है। हो सकता है अंदर का चॉकलेट बदल दें तो आपको कष्ट होगा पढ़ने में। तो जो लॉ ऑप्शनल है या फिर पॉलिटिकली भी अब हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि अब यहां से धुरंधर क्वेश्चन बन सकते हैं। विल हैव टू बी रेडी फॉर दिस। हम लोग धीरे धीरे जब ये एक्ट बनेगा तब इसका डिटेल्स आपको देंगे। पर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, चीजें बदल रही हैं। रिफॉर्म की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है ये अभी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी खुद पूरा चीज हमें देखना पड़ेगा, तभी हम आपको बता पाएंगे। आइए तब तक हम आगे बढ़ते हैं। At least 55 dead in Moi wildfires, आपको हमने लोकेशन के तहत दिखाया था। और कल एक क्वेश्चन उठ रहा था टेलीग्राम ग्रुप पे। जो लोग अभी भी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं कृपया करके जुड़ जाइएगा। ये देखिए ये टेलीग्राम ग्रुप है चंद्रमौली SIR, आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लाभ मिलेगा। तो हम लोग कल देख रहे थे कि मुआई या और जो आइलैंड ग्रुप्स है हवाई के, वो कहाँ पे स्थित है। अच्छा, वहां पे वाइल्ड फायर हुआ जिसके कारण लगभग 55 लोगों की जान चली गई। आप देख सकते गाड़ियां जल गई हैं पूरी, देखिए अगर आपको इमेज में दिख रहा होगा ये सब जल गई हैं। अब हमने काफी ढूंढने की कोशिश की, हमें फिर से पता चला था कि 22 डिग्री ये रहा, 20 डिग्री ये रहा, तो स्वाभाविक सी बात है कि 23.5 डिग्री ऊपर ही होगा। तो कुछ आइलैंड्स आपको यहाँ साफ दिख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कुआई, ये आपका है निहाउ, ओआहू, मोलोकाई। तो ये वाला जो मुआई वाला पार्ट है, यहां पे बात की जा रही है, यहां पे बात की जा रही है जहां पे वाइल्ड फायर लगी है। इसके ठीक साउथ में आप देखेंगे तो आपको हवाईयन काउंटी दिख जाएगी, हवाई का बहुत बड़ा ये पूरा आपको दिख जाएगा आइलैंड। यहीं पे आपका मौना की, किलऊ, मोना लोआ सब यहीं पे है। ये है मुआई वाला जहां पे आपका वाइल्ड फायर की बात की गई है। इनके बीच में देखेंगे तो आप वाटर के चैनल्स भी बने हुए हैं, हालांकि बड़ा टेक्निकल है कि ये याद रखा जाए, पर आप ये याद रख सकते हैं होनोलुलु। होनोलुलु किस आइलैंड पे स्थित है? होनोलुलु ओआहू पे स्थित है, ओआहू। जैसे ये आपका हो गया, दिस इज योर मुआई, दिस इज योर कलावो, दिस इज मोलोकाई, दिस इज ओहाऊ, दिस इज योर निहाऊ, दिस इज योर कुआई। तो वैसे ही आपका होनोलुलु किस पे है? ओआहू पे है, ओआहू, ओआहू पे है। तो एक क्वेश्चन ये भी आपका बन सकता है, ओआहू इस पे भी बन सकता है। तो मेन तो आपका ये हवाई वाला हो गया, दिस इज हवाई, जिसपे आपको मिलते हैं मोना लोआ, मोना की और किलऊ, और बाकी ये सब है यहाँ पे। बट ये अपने को याद रखना है, दिस इज योर माऊ, और ये मौई जो काउंटी है यहीं पे आपका वाइल्ड फायर लगी, इसलिए न्यूज में रहा है। हाँ, ये सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है। तो हमने इस पे थोड़ा ढूंढने की कोशिश की, हमें पता चला काफी टेक्स्ट से, अमेरिकन टेक्स्ट से भी हमें पता चला कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सारे ही साउथ में है द हवाईयन आइलैंड्स, जितना हमें अभी तक पता चला है। अगर कुछ और नई चीज हमारे सामने आती, कुछ बदला होगा तो अलग बात है, पर अभी तक का यही हम लोग लेके चल रहे हैं। दीज आर ऑल साउथ ऑफ इट। आइए आगे बढ़ते हैं। चाइनीज मिलिट्री शिप डॉक्स एट कोलंबो पोर्ट फॉर अ फॉर्मल विजिट। अब ये देखिए हमारे पास इंडिया नेबरहुड की बात है। इंडिया नेबरहुड में हम लोग चाइना का डिस्कशन काफी दिन से कर रहे हैं और श्रीलंका का डिस्कशन काफी दिन से कर रहे हैं। तो हुआ यूं कि चाइनीज का मिलिट्री वेजल, ये पहली बार नहीं हो रहा है, 2022 में भी हुआ था कि एक सर्वे का वेजल आके श्रीलंका में ठहरता है, रुकता है और वहां पे थोड़ा सा
बेचैनी बढ़ाता है बाकी कंट्रीज की वहां पे। तो जैसे भारत ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया था पिछले साल कि कैसे आप चाइनीज वॉरशिप को या सर्वे शिप को हमारे इंडियन ओशन में हमें बिना बताए या कम से कम हमें आप इंतला कर देते तो हम भी कुछ चीजों को समझ लेते, आपने ये क्यों किया? फिर से यही खबर आ रही है, द चाइनीज वॉरशिप हैज एंटर्ड। अगर आप इसको देखें यहाँ पे, दिस इज योर चाइनीज वॉरशिप दैट अराइव्ड इन कोलंबो ऑन थर्सडे। इट विल बी डॉकिंग एट द कोलंबो पोर्ट। ये कोलंबो पोर्ट पे करेगी। इसका नाम है हाई यांग 24 हाओ। हाई यांग 24 हाओ, कोई पूछेगा नहीं। ये आपका कहां पे? कोलंबो पोर्ट पे डॉक की जा रही। खैर, हम जब श्रीलंका का इमेज देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये कोलंबो है, ये हम्बन टोटा है। ये कोलंबो है, ये हम्बन टोटा है। तो अगर कोई कोलंबो पे जाके अगर पार्क कर रहा है या डॉक कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस सारी एरिया में दिक्कत तो होगी होगी, और भारत अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कराएगा ही कराएगा। चाइना की आदत गंदी रही है। चाइना ने लगभग सोमालिया के आसपास सिर्फ इस प्रिटेक्स्ट में कि वो पायरेसी को रोकना चाहता है, वो अपने वॉरशिप्स को वहां ले जाने लगा और वहां पे जाके जिबूती, जो कि कंट्री है, वहां अपना बेस भी बनाता है। तो ये बड़ा खतरनाक खिलाड़ी है कि वो इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एंटी पायरेसी प्रीटेक्स्ट चाइना यूज्ड टू सिक्योर अ बेस इन जिबूती। तो जिबूती में अपना बेस जाके बनाता है सिर्फ इस प्रीटेक्स्ट है कि मेरा यहाँ पे होना पायरेसी को रोकता है। चाइना ऐसे ही कर करके, अगर हम इस कुछ फिलॉसफी का नाम आपको देना चाहेंगे तो हमारे पास है, चाइना एक्चुअली डज फ्यू डिप्लोमेसी, जैसे चेकबुक डिप्लोमेसी आप लोग को पता ही है, चेकबुक डिप्लोमेसी। दूसरा इसका है वेल डिप्लोमेसी। वेल डिप्लोमेसी में क्या होता है? ये अपना पूरा मुंह ढक के जाएगा। इट विल हैव सम हिडन मोटिव्स। ये मुंह ढक के जाएगा कहीं पे भी। जैसे अभी यहां पे क्या करेगा, एट द प्रीटेक्स्ट ऑफ चला जाएगा कि प्रीटेक्स्ट क्या मिला, एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए जा रहा हूं, तो प्रीटेक्स्ट हो गया एंटी पायरेसी ऑपरेशन। और वहां जाके क्या करेगा, अपना फुटप्रिंट बढ़ाएगा। कहां पे? अफ्रीका में अपना फुटप्रिंट बढ़ाएगा। तो ये है हिडन मोटिव, इसको हम लोग कह सकते हैं द वेल डिप्लोमेसी। दिस इज द वेल डिप्लोमेसी। अच्छा, तीसरा अगर हम देखें, चाइना इज द कंट्री दैट इज टुडे स्प्रेडिंग न्यू इंपीरियलिज्म। पैसा बांट रहा है, सबको डेट में लाएगा, फिर इसके बाद क्या करेगा, नियो कोलोनियलिज्म। नियो कोलोनियलिज्म, और ये वापस से एक अलग माहौल बना रहा है हर जगह। जैसे श्रीलंका में इसने हम्बन टोटा को चुरा लिया, आपको पता ही होगा। हम्बन टोटा को चुरा लिया, इसने कैसे चुरा लिया आपको बता दें। फॉर एग्जाम्पल, ये हम्बन टोटा को बनाने लगा, पैसा दिया इसने खूब सारा वहां पे जाके। अब वहां पैसा देने के बाद जब पता चला कि ये लोग जब वापस नहीं दे पाएंगे पैसा, तो इन्होंने बोला श्रीलंका से कि तुम हम्बन टोटा पोर्ट मेरे नाम कर दो। तो टेरिटरी ऑक्यूपेशन ऐसे ही करता था। दिस इज न्यू वर्जन ऑफ कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म दैट इट इज ट्राइंग टू एग्जर्ट। अच्छा, इसका आपको बता दें कि एडवेंचरिज्म का भी आइडिया रहता है, और एडवेंचरिज्म इसका एक जगह नहीं, काफी जगह है। जैसे इसका एडवेंचरिज्म है साउथ चाइना सी में, वहां पे सबको परेशान करता है। इसका एडवेंचरिज्म है आर्कटिक ओशन में, वहां सबको परेशान करता है, आर्कटिक ओशन में। ये एडवेंचरिज्म करना चाहता है इंडियन ओशन में, जिसको हम बार बार रोक देते हैं। इंडियन ओशन में भी करना चाहता है ये। तो ये एडवेंचरिज्म करना चाहता है, मतलब नई नई चीज को दिखाना चाहता है, लोगों को दर्शाना चाहता है कि देखो मैं ये कर सकता हूं। हालांकि बहुत ही फेल्ड स्टेट मैटर में करता है। लोग इसके खिलाफ खड़े होते हैं, कुछ कुछ नहीं खड़े होते हैं, पर लोगों को समझ में आ चुका है कि चाइना एडवेंचरिज्म ज्यादा करता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप बना सकते हैं। अब बेचारा जो श्रीलंका है वो किस किस गार में फंस गया देखिएगा। श्रीलंका इस गार में फंस चुका है, ऑलरेडी ट्रैप्ड श्रीलंका हियर, श्रीलंका इज ट्रैप्ड हियर ऑल्सो, इन दोनों में ट्रैप्ड श्रीलंका। श्रीलंका ट्रैप्ड है इंडियन ओशन के एडवेंचरिज्म और साउथ चाइना, और अब वेल डिप्लोमेसी के तहत भी श्रीलंका ट्रैप हो चुका है। तो ये इसके कुछ तरीके हैं जिससे ये ट्रैप करता है कंट्रीज को, और लोग एक के बाद एक फंसते चले जाते हैं। जैसे चाइना का एक मत होता है जो ये काफी अच्छे से करने की कोशिश करता है, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और इसके तहत ये सारे लोगों को बांधने की कोशिश करता है, रोड बनाने की कोशिश करता है, पर अब जाके लोगों को समझ में आ रहा है कि धोखेबाज है ये। तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ डिप्लोमेसी दैट इज चाइना डूइंग, एंड श्रीलंका एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद ऑल दीज थिंग्स, और अगर उसको अभी समझ में नहीं आया तो बर्बाद हो जाएगा श्रीलंका दूसरी बार। आइए, सो आई हैव अनदर न्यूज आइटम फॉर द डे। इकोवास ब्लॉक टू कीप ट्रूप्स रेडी फॉर नाइजर। आपको पता ही है नाइजर की स्थिति में क्या चल रहा है। आपके पास ऑलरेडी इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स का आपके पास एक होगा, इंटरनेशनल ग्रुपिंग का होगा। देखिए, एक ही चीज बार बार आती है,
एक ही चीज बार बार आती, हमारा फायदा क्या, हमें याद हो जाएगी। एक ही चीज जब बार बार आएगी तो हमें याद हो जाएगी। इकोवास आपने ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, निकालिए उस पेज को जरा, थीम को निकालिएगा ग्रुपिंग के और उसमें इकोवास को निकालिएगा। ये क्वेश्चन आपके 2-3 हिस्सों में आएगा। पहला आएगा पीटी क्वेश्चन। आइए देखते हैं कि पीटी क्वेश्चन इसमें से क्या आ सकता है। पहला, ECOWAS also known as CEDEAO in French. ECOWAS also known as CEDEAO in French is a regional intergovernmental organization established in 1975. कौन सी ट्रीटी से हुआ था आपको बताया था, द ट्रीटी ऑफ लागोस। इट एम्स एट व्हाट, फोस्टर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, cooperation and development among West African nations. The secretariat headquarters is in Abuja, Nigeria. इकोवास के पास आज के मेंबर अगर आप देखेंगे तो 15 मेंबर है उसके पास, आपको मैप में दिख रहे होंगे। ये सारे मेंबर हैं आपके इकोवास के, 15 मेंबर है इसके पास इकोवास के। जरूरी नहीं है सारे ही फ्रेंच के कॉलोनीज रहे होंगे, यहाँ पे कुछ ब्रिटिशर्स मतलब यूके की भी कॉलोनीज रही होगी। ये भी एक ट्रैप बन सकता है प्रीलिम्स में। आर ऑल द कॉलोनीज ऑफ द अर्स्टवाइल अफ्रीका टुडे इन इकोवास? जरूरी नहीं है। या इकोवास टुडे कंसिस्ट ऑफ ऑल द अर्स्टवाइल फ्रेंच कॉलोनीज? नहीं, आपको पता होना चाहिए यहाँ फ्रांस के भी कुछ हैं और यूके के भी कुछ हैं, तो एक तरह से मिक्स है। हाँ, ज्यादा दबदबा जो वेस्टर्न अफ्रीका में रहा है वो रहा है फ्रांस का। इसीलिए इकोवास में आज भी अगर आप देखेंगे इस रीजन में फ्रांस का आज भी बढ़िया से चलता है, रुतबा चलता है। और आज भी जब नाइजर में एक कू हो चुका है तो वहां के फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो चाहते हैं कि हम मिलिट्री के हेल्प के थ्रू नाइजर में वापस से चीजों को रिस्टोर कर दें, क्योंकि उनका वहां पे बात चलती है, रुतबा चलता है। सो दिस इज योर इकोवास रीजन, इसको आपको याद रखना। ये पक्का क्वेश्चन आते हुए हमें दिख रहा है इस बार के पेपर में, तैयार रहिएगा इसके लिए। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। अब आपको एक चीज और यहां पे याद रखनी है, वो क्या है देखिएगा। एक तो हमने आपको पीटी के लिए यहां बताया, अगर इफ द क्वेश्चन इज अबाउट, इमेजिन इफ दे आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट हाउ ग्रुपिंग्स have emerged as a savior for various dimensions of a country, अब आपको देखिए बहुत ब्रॉड क्वेश्चन दिया है, हाउ a grouping can emerge or has emerged as a savior for various dimensions of a country। तो आप समझ सकते हैं। अब आपको देखिए ग्रुपिंग में क्या क्या आ रही है। आप ग्रुपिंग में आसियान भी लिख सकते हैं, आसियान इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल सारे इंटीग्रेशन की बात करता है। आप इकोवास की बात कर सकते हैं। अब ये आपके पास खुला मैदान है, आपको पर क्या दिमाग में रखना है कि ग्रुपिंग्स की जब बात हो तो इकोवास तो हमने टॉपिक के तौर पढ़ा, पर मेरा ब्रॉडर थीम है ग्रुपिंग्स क्या इफेक्टिव है या क्यों कैसे मदद कर सकती है, ये बड़ा हमें यहाँ पे फायदा मिल सकता है। सो इकोवास का मदद मिला वेस्ट अफ्रीका में, आसियान का मदद मिला साउथ ईस्ट एशिया में। वैसे ही आप अफ्रीकन यूनियन की बात कर सकते हैं, अफ्रीकन यूनियन की आप बात कर सकते हैं, आप ईस्ट एशिया समिट की बात कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा ब्लॉक, सार्क की आप बात कर सकते हैं। हालांकि इतना अच्छा तो नहीं चलता बेचारा, पर फिर भी बात कर सकते हैं। आप इंडियन ओशन एसोसिएशन की बात कर सकते हैं, IORARC की बात कर सकते हैं, आयोरा की बात कर सकते हैं। ये अब आपके हाथ में, अब आपको अपने दिमाग का पैमाना इतना बढ़ाना पड़ेगा कि आप यहां तक पहुंच सके। इफ डन, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। India focused on strengthening MDBs to address the global challenges, says finance minister। अब आप इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं या आप समझ सकते हैं। एक तो मेरा इकोनॉमिक पॉलिसीज के तहत है। इकोनॉमिक पॉलिसी सिर्फ यही नहीं है कि भारत के चीजों को आप कैसे अच्छा कर रहे हैं, आपके टीनेज जो हैं, योर प्रोविजंस, हाउ दे आर ट्राइंग टू रूल और हाउ दे आर ट्राइंग टू कमांड और ऑल्टर इवन द वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस, दैट इज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स। तो कैसे सब हो रहा है हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इंडिया फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग MDBs to address global challenges, said the finance minister। So let's understand what are these MDBs। ये MDBs कौन हो सकती है, आइए देखने की कोशिश करते हैं कि ये कौन है, कहां पे है, कैसे वर्क करेंगे। जैसे कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक का जब नाम आए तो आप समझ सकते हैं मल्टीलैटरल का मतलब है कि इसमें बहुत सारी कंट्रीज जुड़ी हुई हैं। और डेवलपमेंट की बात क्यों है, क्योंकि डेवलपमेंट टीनेट्स पे वर्क करेगा, डेवलपमेंटल फैक्टर्स पे वर्क करेगा, जैसे पॉवर्टी एलिविएशन, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, इन चीजों पे वर्क करेगा, फाइनेंस देगा रियल एस्टेट के लिए। तो आपका मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं
आप इसको चाहें तो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के तहत भी लिख सकते हैं, ये आपका कॉल है। यू कैन पुट इट अंडर योर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थीम ऑल्सो, एक जगह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या करता है, लोन देता है, ग्रांट एंड टेक्निकल असिस्टेंस देता है टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर देयर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। MDBs include the World Bank Group, the Asian Development Bank, the African Development Bank, the Inter-American Development Bank, etc. And they have been instrumental in supporting the development of various countries, भले ही वो आपका लो इनकम कंट्रीज हो या मीडियम इनकम कंट्रीज हो, सबकी मदद करने की कोशिश की है MDBs ने हमेशा। कुछ चीजें आपको और बता दें, सवाल उठ रहा है कि इनमें चेंज का रिक्वायरमेंट है। अगर आप टॉपिक अब पढ़ेंगे तो आप फिर से समझ जाएंगे इसमें चेंज का रिक्वायरमेंट है। तो हमें क्या करना है, इसको आज के ग्लोबल चैलेंज के हिसाब से बनाना है अपने MDB को। तो उसमें कुछ तो गलत हो रहा होगा। पहला गलत क्या है उसमें आपको बता दें, इसका जो लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो आउटडेटेड है और इनएडिक्वेट है जो आज की चीजों को कर सके। ये पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के लिए सारे बने थे, आज का मुद्दा काफी अलग है। इसका जो आज का ऑपरेशन स्ट्रैटेजी और बिजनेस मॉडल है वो सब बहुत पुराना हो चुका है और ऑप्टिमल नहीं आज के लिए। Current strategy models do not diversify their portfolio of instruments and modalities to provide tailored and flexible solutions for different contexts. Current governance structure of MDBs भी पुराना है। अब इसको हम एक काम करते हैं, अपनी चीजों में लिखते हैं, अपना बना के लिखते हैं। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक में हमें कुछ तो बदलाव चाहिए। अब वो बदलाव कैसे आएगा समझिएगा। जो हमें पहला बदलाव चाहिए वो ये है कि इसके गवर्नेंस में बदलाव चाहिए। और गवर्नेंस में कैसा बदलाव है, गवर्नेंस का बदलाव का मतलब होता है कि इसमें जो पार्टनरशिप है या जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इसका बैलेंस होना चाहिए। पता चला कुछ ही डेवलप्ड लोग भरे पड़े हैं, डेवलपिंग है ही नहीं, लीस्ट डेवलपिंग है ही नहीं, तो फायदा क्या होगा ऐसे बैंक का। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे हम लोग को वर्क करना होगा। इट नीड्स टू बी चेंज बिकॉज द टाइम्स हैव चेंज्ड। द टाइम्स हैव चेंज्ड। टाइम्स कैसे चेंज हो गए, आज की जो पॉपुलेशन है आपकी, अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका और एशिया की तरफ है, और अफ्रीका एशिया से ही यहाँ पे लीस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द टॉप एक्सेलेंस दिखता है। इसीलिए हमें अफ्रीका और एशिया से अच्छे खासे लोगों को यहाँ पे टॉप एक्सेलेंस में अधिकारी के तौर पे पहुंचाना है। दूसरा हम आपको यहाँ पे बता दें, इसका अगर आप देखेंगे वर्किंग मॉडल, तो ये बेचारा परेशान है किससे, अपने पास्ट के ट्रॉमा से। पास्ट का ट्रॉमा क्या है इसका, ये वर्ल्ड वॉर 2 के रिकंस्ट्रक्शन के लिए आया था। अब आप कोई भी बैंक उठाए, वर्ल्ड बैंक उठा लीजिए, क्यों आ रहा है, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी चीज हुई है जिसको ये रिकंस्ट्रक्ट करने में लगा है और अपनी वाहवाही वहीं से लूटने की कोशिश कर रहा है। आज का जमाना बदल चुका है। वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम ट्रॉमा एंड प्लीज अंडरस्टैंड टुडेज वर्ल्ड इज नॉट अबाउट व्हाट हैपेंड इन जर्मनी। टुडेज वर्ल्ड इज नॉट अबाउट व्हाट यूएस हैज डन। टुडेज वर्ल्ड इज अबाउट वेयर एशिया इज गोइंग, वेयर अफ्रीका इज अबाउट टू गो। आज का डायनेमिक्स अलग है। अभी अपने जी रहे हैं उसी में कि यूरोप है, हम हैं, यूएस है, हम हैं, तो काम नहीं चलेगा। Today dynamism has changed and dynamism have shifted towards the trauma is not about the blocks here. It is about Africa today. It is about Asia today. And until and unless they work on this, nothing is gonna happen there. अच्छा, तीसरा इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत दिखती है वो ये है कि अपने पोर्टफोलियो को बड़ा ही गंदे तरीके से रखते हैं। मतलब क्या है, they do not diversify their portfolio. Portfolio का मतलब होता है कि you open up different avenues of taking money and different avenues of giving money. पोर्टफोलियो का मतलब है कि मेरा एक ही चीज में बस आप मत पैसा डालिए, आप अपने आप को विस्तृत करिए। यू मस्ट हैव द मैकेनिज्म टू टेक मनी डिफरेंटली, ऑल्टरनेट आपको बनाना पड़ेगा, टेक ऑल्टरनेटिव्स, और आपको देना भी जो होगा, व्हेन यू गिव सम लोन्स एक्सेट्रा, यू विल हैव टू डाइवर्सिफाई देयर आल्सो। So your models and your portfolio has to change. And if your portfolios do not change, that would be a trouble because the dynamic needs are very different. Fourth thing, today's world is actually so coagulated कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ चुका है। एंड ग्लोबलाइजेशन आई लाइक टू कीप विद डायनामिज्म आल्सो बिकॉज ये वॉर के लिए आया होगा। आज के डायनामिक्स अलग है। आज के डायनामिक्स में आप देखेंगे साइबर है, आज के डायनामिक्स में रिसेशन है ड्यू टू सम बिग फेलियर्स, बैंकिंग एक्सेट्रा। और अगर आप यहां पे अपने आप को सतर्क नहीं कर पाएंगे तो आप उसी माहौल में जी रहे हैं जिस माहौल में आपको पैदा किया गया था। जब ये सारे वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस बन रहे होंगे, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स जब मेजर बन रहे थे, तो मेन मुद्दा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लोन देंगे, हम सिर्फ इसी काम में लोन देंगे। अब ये सब बदलना पड़ेगा।
ग्लोबलाइजेशन एज अ वर्ड एंड डायनामिज्म हैज चेंज लॉट ऑफ थिंग्स, वी हैव टू कीप ऑन डाइवर्सिफाइंग। तो ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक अगर पावरफुल होगा, स्मूथ होगा, तो इसका साफ सा मतलब है कि हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी स्ट्रांग होगा, वर्ल्ड इकोनॉमी विल गेट स्ट्रांगर, वर्ल्ड इकोनॉमी हमारा स्ट्रांगर होगा। और अगर मेरा मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक कमजोर है तो मेरा वर्ल्ड इकोनॉमी भी कमजोर पड़ने लगेगा। हमें रिप्रेजेंटेशन अच्छा चाहिए, हमें वर्किंग मॉडल अच्छा चाहिए, हमें ग्लोबलाइजेशन से भी डील करना है और हमें पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफाई करना है। वैसे ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और भी हम पॉइंट्स आपको दे सकते हैं, पर अभी के लिए आपके पास दिमाग में हमेशा 4 पॉइंट होने चाहिए। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव the next topic coming, the center defense use of Vasudhaiv Kutumbakam in G20 logo as China objects। इसका और कुछ काम ही नहीं जिंदगी में, इसको बस ऑब्जेक्ट करते फिरना है। आपको बता दें जो हमारा थीम है यहाँ पे वो है डिप्लोमेसी। आवर थीम इज डिप्लोमेसी। तो चाइना का ये कहना है कि आप एक नॉन यूएन लैंग्वेज को यूज कर रहे हो जिसका नाम है संस्कृत। सोचिएगा कितनी दांत और हिम्मत रखता है चाइना। इसको पता ही नहीं है कि संस्कृत से ही तो आपकी लगभग जो भाषाएं निकल रही हैं, जिसको आप भले इंग्लिश का दर्जा दे दीजिए, आप फ्रांस का दर्जा दे दीजिए, सबका रिलेशन है संस्कृत से। खैर, उस भावना में ना जाते हुए हम आपको बता दें, देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूएन टुडे। दीज आर इंग्लिश हैज टू बी देयर, फ्रेंच इज देयर, रशियन इज देयर, स्पेनिश इज देयर, चाइनीज मैंडरिन एंड अरबिक। We got 6 languages of the UN which are the official languages. Sanskrit and Hindi is not there. Maybe will have some time in the future that we will have Sanskrit and Hindi also as the languages, as official languages of the UN. But for the time being, we don't have it. Not a problem. तो अभी क्या हुआ, संस्कृत का टर्म है वसुधैव कुटुंबकम। तो G20 के जब सारे डॉक्यूमेंट्स सब डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो रहे हैं, तो हम उसमें कुछ अपने वर्ड्स लोगो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम वसुधैव कुटुंबकम भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब चाइना के पेट में दर्द है कि ये तो हमारा लैंग्वेज नहीं है, आप इसमें क्यों दे रहे हो। तो हमने उसे समझाया, बैठाया, प्यार से बताया कि देखो, वसुधैव कुटुंबकम का तो मतलब नहीं समझोगे, हम समझाते हैं। इट मीन्स दैट आवर अर्थ इज वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। अगर तुमको प्रिंसिपल ऑफ वननेस का समझना है तो भारत की फिलॉसफी को आपको समझना पड़ेगा। भारत के जितने फिलॉसफीज हैं, जितने तो हम नहीं बोलेंगे, पर मैक्सिमम जो है वो यूनिफाइड बातें करते हैं। मतलब एक का विलय दूसरे में हो जाना, ये बात करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अद्वैत, द्वैत, अद्वैत। अब ये सब क्या है, ये यूनिफाइड मोनिज्म या हर चीज में यूनिफाइड वर्जन लेके आएंगे। वैसे ही वी हैव गॉट वन अर्थ, वन फैमिली एंड ऑफ कोर्स द वन फ्यूचर ऑफ दिस अर्थ। अब ये लिखने में क्या बुरा लग रहा है, चाइना को समझ में नहीं आ रहा है। ये तो हमारा बस एक संस्कृत का टैग है वसुधैव कुटुंबकम, जो कि हम यूज करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, जिसके खिलाफ वो बात कर रहा है, पर हम उसे समझाने में लगे हैं। और जहां तक है हम सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, वो शायद समझ जाएगा कि हाँ देखो, संस्कृत के आगे कहाँ निकल पाएगा कोई। संस्कृत को तो रिकमेंड किया गया था कि सुपर कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स की भाषा संस्कृत होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत से ज्यादा संक्षिप्त में कोई और लैंग्वेज लिख नहीं पा रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपको ये 6 पॉइंट्स याद रखते हैं। पीटी का आपका क्वेश्चन है, क्या अरबिक ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन का? बिल्कुल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए। ओ, दैट वाज द एंड। आज 2 एडिटोरियल हम देख रहे थे। बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था पढ़ के, मतलब आपके लिए कंटेंट नहीं था उसमें। हाँ, पढ़ के तो मतलब आपको लगेगा कि पढ़ रहा हूं, पर कंटेंट नहीं है, इसीलिए हमने उसको उठाया नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर कल, और कल की क्लास आपकी होगी। प्रतिज्ञा बैच हमारा लाइव हो रहा है मुखर्जी नगर से, आप जुड़ सकते हैं सीएमसी कोड पर हमारे साथ। अगस्त 16 आपका प्रतिज्ञा बैच है, जो कि लॉन्च हो रहा है मुखर्जी नगर से, हिंदी में है। आप जुड़ सकते हैं वहां पे, सीएमसी कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। प्लस ईएमआई फैसिलिटी में आप सारा कुछ दे सकते हैं, तो ईएमआई को आगे लेके चलते हैं, देख लीजिए। करंट अफेयर्स की मैगजीन मंथली आपके पास अवेलेबल है, उसका भी लाभ उठाइए। और ओल्ड राजेंद्र नगर में हमारे बैचेस ऑलरेडी चालू है, आप उसको भी देख सकते हैं। नया बैच भी आ रहा है वहां पे, ट्राई टू ज्वाइन दैट इफ यू आर देयर अराउंड इन दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। बाय, टेक केयर, जय हिंद।